हेलो एंड वेलकम टू डिटेक्ट यूपीएससी। डिटेक्ट यूपीएससी की लेक्चर सीरीज का अपना अगला लेक्चर है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। तो उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाहे किसी का भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अदर्स एग्जाम हो, उसमें प्रियम्बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन को हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो प्रियम्बल के अंदर जो भी वर्ड्स मेंशन हो रखे हैं उनका मीनिंग हो, उसके अलावा क्या ये अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इससे रिलेटेड इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए थे, इस सबसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आता ही रहता है। तो जैसा अपन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान के अंदर की प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना जो है, अपना जो संविधान सभा बन रही थी उस टाइम जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के अंदर, उसी उद्देश्य प्रस्ताव का एक रूप है और वहीं से लिया गया है अपनी प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल, जो भी अपन इनको अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्ताव का ही एक लार्ज रूप है और उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में एडॉप्ट किया गया कि इसके अंदर भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या इसकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है। तो भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि अपनी जो उद्देश्य है, उद्देशिका है या प्रियम्बल जो है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, मतलब एक परिचय पत्र है और ये पूरी भूमिका बताता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या रहेगा। ठीक है ना, और एक तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी रूप है कि लास्ट में अपन जो भी चीज करते हैं उसका समराइज्ड फॉर्म क्या होगा, वो अपना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। ठीक है ना, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से समरी है। तो अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत थिंकर्स आए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स है, उन्होंने अलग अलग वर्ड्स अलग अलग बोला है। तो जैसे एन ए पालखीवाला है, एन ए पालखीवाला ने भारतीय संविधान को पूरे संविधान का परिचय पत्र बोला है, मतलब ये संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एन ए पालखीवाला ने क्या बोला है प्रियम्बल को कि संविधान का परिचय पत्र है, मीन्स आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम उसी तरह के एम मुंशी, जो अपन को पता है कि जो प्रारूप समिति बनी थी संविधान की, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने अपने प्रियम्बल के बारे में बोला है कि ये भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली, जन्म कुंडली है। क्या है? राजनीतिक जन्म कुंडली है। और एन ए पालखीवाला ने इसको क्या बोला है प्रियम्बल को कि ये भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, और के एम मुंशी ने बोला है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली है। तो अपन देखें प्रियम्बल पूरा जैसे आप पढ़ लेना, इसमें से ये इसके अंदर कौन कौन से वर्ड मेंशन हो रखे हैं अपन ये देखेंगे। जो जो वर्ड्स मेंशन हो रखे हैं उनकी मीनिंग क्या है, कैसे लिए गए हैं, और अपन और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब मीनिंग का कहाँ यूज हो रखा है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो आप इस उद्देश्य का प्रस्ताव की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद भी रखना है, क्योंकि कई बार इनकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है। जस्टिस के बारे में पूछा है तो किस टाइप के जस्टिस के बारे में प्रियम्बल के अंदर बताया गया है, किसके बारे में नहीं बताया गया है। तो एक बार अपन कोई नहीं देख लेते हैं पढ़ करके। तो प्रियम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रियम्बल क्या बोलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens means कोई भी इसके अंदर बाहर नहीं होगा, किसमें, जस्टिस, विच टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, एंड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। उसके अलावा इक्विलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly in this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions। तो ये है, और अपन इन सब के अंदर ये जो जो वर्ड्स मेंशन हो रखे हैं इसके बारे में अभी देखेंगे। ठीक है ना, तो अपन आगे ध्यान रखें, जैसे ये दो बोल दिया अपने संविधान का प्रियम्बल क्या है, एक तरीके से ये
पूरे संविधान की परिचय या भूमिका है, ठीक है। और ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से समरी प्रोवाइड करता है अपन को। इसके बारे में अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अलग अलग बोला है। जैसे एन ए पालखीवाला ने बोला है कि प्रियम्बल जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब संविधान का परिचय पत्र। उसी तरह के मुंशी ने बोला है कि ये प्रियम्बल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, राजनीतिक जन्म कुंडली है। अपन प्रियम्बल के बारे में बात करें तो कहां से इंस्पायर्ड हो रखा है, ये यूएसए मतलब अमेरिका से अपना प्रियम्बल इंस्पायर्ड है। और इस इंस्पायरेशन के पीछे है कि जितनी भी पावर है किसके द्वारा दी गई है, पीपल इटसेल्फ मतलब जनता के द्वारा। जैसे अपन यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स के इसके अंदर संविधान की पूरी पावर कहां से आती है, जनता खुद से आती है, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो लार्जली कहां से इंस्पायर्ड हुआ है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था उसके अंदर से, ठीक है ना। वेदर इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे कि ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अमेंडमेंट हो चुका है। उसी डिबेट के अंदर अपन ये चीज आगे पढ़ेंगे। और इसके अंदर अपन जैसे पढ़ा है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, जनता खुद, वी द पीपल। और इसके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये पीवाईक्यू में यूपीएससी में पूछा हुआ भी है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द इंडियन प्रेम्बल, ठीक है ना। तो अपन एक बार देख लेते हैं इसके अंदर जो वर्ड्स मेंशन हो रखे हैं उनके मीनिंग क्या है। कई बार ये स्टेट पीसीएस के मेंस में आते हैं, छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, या फिर यूपीएससी के 10 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। और मोस्ट प्रोबेबली प्री में इनकी मीनिंग आए हुए हैं, ठीक है। तो अपन इसके बारे में एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले सोवरेन जो वर्ड है, सोवरेन मीन्स संप्रभुता। संप्रभुता मीन्स भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। मतलब भारत खुद एक आजाद देश है और ये किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। पर एक चीज अपन को ध्यान रखनी है, किसी भी देश को आजाद होने या फिर एक राज्य की जो डेफिनेशन होती है उसके लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी राज्य, किसी भी कंट्री को एक सॉवरेन कंट्री या आजाद राज्य बोलने के लिए क्या क्या जरूरत हो। तो अपन को ये चीज ध्यान में रखनी है, किसी भी कंट्री को आजाद या एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज के लिए 3-4 चीजें जरूरी होती है उस कंट्री के पास। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उस कंट्री की एक निश्चित पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब जनता वहां पे निवास करनी चाहिए। दूसरा जो फीचर्स होता है उसके एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, मीन्स टेरिटरी होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसका पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा जो उसके अंदर होना जरूरी है वो होती है गवर्नमेंट का होना जरूरी है जो उस कंट्री को चलाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉवरेनिटी होनी चाहिए उसकी। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभु, ना तो वो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी कंट्री का डोमिनियन है, ठीक है ना। ये एक कंट्री के लिए 4 स्पेशल फीचर्स होने जरूरी, तभी हम अपन किसी भी कंट्री को एक सॉवरेन कंट्रीज बोलते हैं। दूसरा जो वर्ड मेंशन हो रखा है वो है सोशलिस्ट, मीन्स समाजवादी, ठीक है ना। समाजवादी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो रखा है वो किस टाइप का है, उसके अंदर एक चीज बोला जाता है कि अपना जितने भी पीपल्स जो अपने कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं उन सबके सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को मेंटेन करते हुए अपनी जितनी भी वेल्थ है, रिसोर्सेज है एंड अपॉर्चुनिटीज है, उन सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, मतलब समान रूप से जनता के बीच उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसको, वेल्थ को, रिसोर्सेज को एंड अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है ना। और जितनी भी आर्थिक रूप से असमानताएं हैं उनको कम किया जाए। किसको कम किया जाए, आर्थिक रूप से असमानताएं उसको नागरिकों के बीच में कम किया जाए। और अपना जो संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है, लोकतांत्रिक समाजवाद, मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है कि एक कंट्री के अंदर दोनों ही रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। मार्क्सिज्म से अलग ये बहुत सारी टर्म्स होती है पॉलिटी के अंदर जो कभी अपन अलग से देख लेंगे। तो भारतीय जो संविधान है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। और अपना जो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इन सब को लेकर के, अपना सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भारतीय सोशलिज्म का मेन उद्देश्य क्या है कि भारत के अंदर जितनी भी गरीबी है, उपेक्षा है, बीमारी है,
वो अवसर की असमानता है, इन सबको खत्म करना है, समाप्त करना है। ये कौन बोलता है? अपना सुप्रीम कोर्ट। तो अपना जो सोशलिज्म की थ्योरी है, इंडिया का जो समाजवाद है, वो किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद, जो क्या बात करता है कि जितना भी अपने वेल्थ है, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज है, इन सबका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये अपन डीपीएसपी के अंदर पढ़ते भी हैं इसके बारे में, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसके अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे है, ठीक है ना। और अपना जो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? अपना सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रियल में भारतीय लोग समाजवाद का मतलब है जितनी भी गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता है, उन सबको खत्म करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर, मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? कि धर्मनिरपेक्ष का एक ही मतलब है कि राज्य मतलब देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य के सामने सभी धर्म समान है। सभी धर्म कैसे समान है? किसी भी एक रिलीजियन को स्पेशल एडवांटेज नहीं है अपने कंट्री के अंदर, ठीक है ना। यही होता है सेक्युलरिज्म का मीनिंग, मतलब धर्मनिरपेक्ष। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक इसके बारे में बोला गया, आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है ना, जो अपने सेक्युलरिज्म और इंडिया के धार्मिक जितनी भी चीजें उनके बारे में, धार्मिक जितने भी अधिकार है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। देखो, एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी धर्म धार्मिक राज्य होता है या उसके प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं धर्म के आधार पर। एक नास्तिक राज्य, एक ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, ठीक है ना, और सभी धर्म को ये बोलता है कि उस राज्य के अंदर जितने भी धर्म होंगे उसको खत्म करेंगे, वो होता है नास्तिक राज्य। दूसरा होता है सैद्धांतिक राज्य, वो राज्य मतलब जिनका खुद का एक अलग से धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना, वो होते हैं सैद्धांतिक राज्य। और एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, का वो राज्य जिसका कोई भी धर्म नहीं होता है, वो सभी धर्म को समान नजरों से देखते हैं। तो ये धर्म के आधार पर 3 राज्य होते हैं। एक तो नास्तिक राज्य, मतलब वो धर्म की कॉन्सेप्ट में विश्वास ही नहीं करते हैं, मतलब रिलीजन कॉन्सेप्ट में उनका कोई बिलीव नहीं है। दूसरा होता है सैद्धांतिक राज्य, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक धर्म को माना गया है कि ये अपने कंट्री का धर्म रहेगा, वो होता है सैद्धांतिक राज्य, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान ये हो गया। और एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब स्टेट का कोई भी रिलीजन धर्म नहीं होगा, तो इसके अंदर यूएसए आ गया, इंडिया आ गया एंड अदर कंट्रीज इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपना जो सेक्युलर है, जो ताना बाना है अपने राज्य का, वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है ना, किसी भी धर्म का स्पेशल एडवांटेज नहीं है और सभी धर्म को समान अवसर दिया गया है, और इसके साथ साथ राज्य का कोई भी धर्म नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी, अकाउंटेबल होगी? जनता के प्रति। जनता अपने राज्य की सरकार चुनेगी, वो सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल होगी, रेस्पॉन्सिबल होगी, मतलब सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में रहेगी? जनता के हाथ में रहेगी, ठीक है ना। ये होता है डेमोक्रेटिक वर्ड का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग, ए गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है ना, एंड ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे अपन किसी भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी एक राज्य होता है, उसका क्या होता है? एक राज प्रमुख होता है। राज प्रमुख किस प्रकार से हो सकता है? एक तो प्रत्यक्ष चुन के आए, एक अप्रत्यक्ष चुन के आए, ठीक है। तो इस आधार पर, और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो हेरिडेटरी ही होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वहां का एक स्टेट का हेड होगा। जैसे कहां पर होता है? ब्रिटेन के अंदर जो राज परिवार है वो ही पूरे ब्रिटिश का हेड रहेगा। लेकिन भारत का जो गणतंत्र है, ये है ना, अपने जो राज प्रमुख होता है, मतलब राष्ट्रपति जो होता है, उनको अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए चुनते हैं। अपने राज प्रमुख को अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय, मतलब 5 साल के लिए चुनते हैं, और वो ही
देश के रियल हेड होंगे और इनको अपन कभी भी हटा सकते हैं इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है ना। ये चीज है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स रेदर देन बीइंग हेरिडेटरी और अपॉइंटेड बेस्ड ऑन लीनिएज। मतलब भारत का जो भी प्रेसिडेंट होगा या हेड होगा स्टेट का, उनको जनता या जनता के प्रतिनिधि, जिसको अपन सांसद बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, वो अपने उनको चुनेंगे, ठीक है ना। सांसद या जितने भी एमएलए हैं वो अपने हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करेंगे। और किस प्रकार से? इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। जनता खुद इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जनता किस में पार्टिसिपेट करती है? जनता एमएलए एंड एमपीज के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना। अगले अपन वर्ड यूज करते हैं जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग है मतलब न्याय का। अपने संविधान में किस प्रकार के न्याय की बात की गई? अपने संविधान के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। ये हमेशा ध्यान रखना। प्रियम्बल के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये सभी नागरिकों के लिए, कोई भी नागरिक इनसे अछूत नहीं रह सकता है। सामाजिक न्याय क्या कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स, चाहे वो सोशल डिस्टिंक्शंस कैसा भी हो, कास्ट, कलर, जाति, धर्म, लिंग, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना सोशल जस्टिस बोलता हूँ मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, जितने भी नागरिक है सबको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। किस और कोई भी डिस्टिंक्शंस नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी कास्ट हो, कलर हो, उनकी जाति कोई भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, उनका लिंग कुछ भी हो, जेंडर, मतलब कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन एंड जेंडर के बेस पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। ये सोशल जस्टिस का मीनिंग है। सोशल जस्टिस मीन्स कि सभी नागरिकों का एक समान ट्रीटमेंट और उनमें उनकी जाति, रंग, धर्म, रिलीजन और जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा और किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज नेक्स्ट टर्म है अपने जो यूज हो रखी है, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलता है कि आर्थिक आधार पर किसी भी लोगों के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेट की बात करता है, ठीक है ना। और जितने भी अपने इनइक्वलिटीज हैं, चाहे वो इनकम में हो, वेल्थ हो एंड प्रॉपर्टी हो, इसको खत्म करने की बात करता है, ठीक है। ये हो गया अपना इकोनॉमिक जस्टिस। एंड नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स कि सभी जितने भी सिटीजन्स है उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मीन्स दे कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ठीक है। कोई भी 18 ईयर्स एबो है उनको वोट डालने का अधिकार, चाहे कोई भी हो, उनके ये अधिकार छीन नहीं सकते, ठीक है। ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस। इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी की एज 18 प्लस है लेकिन वो डिफरेंट सेक्शन से आ रहा है या सेक्शन या स्टेट से आ रहा है और उसके कोई भी पॉलिटिकल राइट अपन छीन रहा है स्टेट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेमबल में सभी नागरिकों को इक्वल पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करता है। और अपना जो जस्टिस है वो कहां से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से आया गया है, जो 1917 में हुई थी, वहीं से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स मतलब अपन कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल चाहे कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, उसको सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी काम कर सकता है। मतलब लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। ये स्वतंत्रता का मीनिंग है। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना। ये सब बात की गई और यही चीज अपने कहां पर मेंशन हो रखी है? प्रियम्बल किस प्रकार के? फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप विच आर इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इन्फोर्सिबल मीन्स ये फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है।
पार्ट 3 के अंदर जो भी मौलिक अधिकार के अंदर आएगा वो संविधान कोर्ट के अंदर उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर स्टेट किसी की एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को रोक रही है तो वो कहाँ पर अपन इसके लिए जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226। ठीक है ना, ये चीज है। बट अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अपन की जो लिबर्टी है, अपनी जो स्वतंत्रता है, चलो संविधान ने दे तो दी, प्रीएम्बल में इसके बारे में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये क्वालिफाइड है, नॉट एब्सोल्यूट, मतलब फिक्स नहीं। अगर राज्य लॉ के बेसिस पे अदर पीपल्स थॉट्स आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर इन सब को ध्यान में रखते हुए, मोरलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, अदर लोगों के थॉट्स और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रेंट्स कर सकती है, इनको कुछ हद तक रोक टोक भी कर सकती है। मीन्स ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट ना होकर कैसी है? क्वालिफाइड है। ठीक है ना, ये कैसी है? क्वालिफाइड है। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है, कुछ भी करने का इसका लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा आपको, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना फ्रेटर्निटी, मीन्स बंधुत्व। मतलब अपना संविधान बोलता है कि भाईचारे की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। ये अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51A के अंदर, उसके अंदर भी अपने फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, और कब चेंजेस किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी का मतलब है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग्स ऑल इट्स सिटीजन्स। तो मतलब सभी नागरिकों के अंदर एकता और भाईचारे की भावना का होना, वही क्या है? बंधुत्व, मतलब फ्रेटर्निटी। ठीक है, मतलब फ्रेटर्निटी दो प्रकार, एक तो होता है व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, जो भी व्यक्ति सामने उनका सम्मान करना, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है ना, अब अपन आते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल के मतलब प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अपन ने जैसे बोला था इसके बारे में ऊपर, केशवानंद भारती जजमेंट, LIC ऑफ इंडिया केस, बेरुवाड़ी जजमेंट 1960 जो ऊपर थे उसके बारे में दे रखा है। तो हमने कहा था कि लास्ट में पढ़ेंगे, जैसा कि ये रहा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है। इसी से पता चलेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है इसका मतलब अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 अलग अलग जजमेंट आए थे। सबसे पहला जो जजमेंट था वो था बेरुवाड़ी जजमेंट। बेरुवाड़ी जजमेंट जो 1960 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अपनी जो प्रियम्बल है प्रस्तावना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। मतलब बेरुवाड़ी जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने खुला बोल दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में एक और केस आता है बेरुवाड़ी जजमेंट के बाद। बेरुवाड़ी जजमेंट के बाद आता है केशवानंद भारती जजमेंट, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, और उसके साथ एक LIC ऑफ इंडिया केस आता है 1990 के अराउंड या 92 के अराउंड, आई डोंट रिमेंबर, आई कांट रिकॉल, इट इज आइदर 1990 और 1992। उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा है और इसके अंदर आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया जा सकता है। और ये जो अपना प्रियम्बल है नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर है, मतलब आप इसको लेकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो बेरुवाड़ी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? प्रियम्बल जो है हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती और LIC ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये संविधान का हिस्सा है प्रियम्बल, और इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये प्रियम्बल के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अपन आते हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है क्या। हाँ, अपने प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मतलब एक बार ही हुआ है,
अभी तक संविधान में प्रीएम्बल के अंदर संशोधन एक बार, और किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार सोरण सिंह कमेटी। सरदार सोरण सिंह कमेटी। सरदार सोरण सिंह कमेटी ने 3 वर्ड्स इसके अंदर एडेड करवाए थे। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। ठीक है ना? ये 3 वर्ड्स किसके द्वारा ऐड करवाए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीएम्बल में एक बार संशोधन हुआ है, उसके द्वारा अपने प्रीएम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। जैसा, ठीक है ना? ओके। सो अगर अपन देखें तो जो ये वर्ड्स हो रखे हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड कहां पर मेंशन किए गए हैं? ये अपने सोवरिन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में आया हुआ है। ठीक है ना? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर मतलब समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो संप्रभुता और लोकतांत्रिक शब्द के बीच में जोड़े गए हैं। और जो पहले यूनिटी ऑफ नेशन थी, यूनिटी ऑफ नेशन की जगह हो गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है ना? तो अपन प्रीएम्बल ये यहाँ पर देख लिया है। अगली क्लास में अपन फंडामेंटल राइट्स नहीं, आर्टिकल 1 से 4 के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद भारत की सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उसके बारे में पढ़ेंगे।